अक्सर कई फिल्मों में एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आता है, वातावरण को चीरते हुए जोरदार धमाके के साथ गिर जाता है। इससे एक भयानक विस्फोट होता है और जानलेवा शॉक वेव्स निकलती हैं। पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन ये उन फिल्मों की तरह नहीं है। ये इंसानों द्वारा पृथ्वी को तबाही से बचाने का तरीका है, दुनिया के सर्वनाश को टालने के लिए। विज्ञान शो पेश करता है हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। पृथ्वी ग्रह जीवन का एक संगम जो शांति से अंतरिक्ष में घूम रहा है। पर क्या यह सच है? हमारा ग्रह यूनिवर्स की सबसे खतरनाक जगहों में से एक हो सकता है। जरा उन नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में सोचिए जो दुनिया में होते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स, हरिकेन्स, टॉर्नेडोज और ऐसी कई मुसीबतें। हम उन्हें कभी रोक नहीं पाते, पर एक एस्ट्रॉयड वो एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है जिसे हम होने से रोक सकते हैं। जब लोग एस्ट्रॉइड्स के बारे में सुनते हैं तो उन्हें साई-फाई मूवीज के वो सीन्स याद आते हैं जिनमें बड़े एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आते हैं और कैसे डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे। ऐसे कुछ एस्ट्रॉइड है जो खतरनाक है। जब एस्ट्रॉइड ढूंढने और दुनिया बचाने की बात आती है तो साइंटिस्ट किसी हीरो से कम नहीं होते। दुनिया भर में पृथ्वी के रक्षकों की टीम्स प्रलय को रोकने के तरीके खोज रही हैं। वो आसमान देख रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और ऐसे प्लान्स बना रहे हैं जिसकी मदद से स्पेस से आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत को रोका जा सके। अगर आपको किसी से लड़ना है तो उसे हराने के लिए उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका साइज, उसकी ताकत, उसकी कमजोरियां, उसका मूवमेंट। हम एस्टेरॉयड के केस में भी यही करते हैं क्योंकि हमें उन्हें हराना है। इस दुश्मन के बारे में जानने के लिए लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी से कैथी प्लेस्को एरिजोना आई हुई हैं। करीब 50,000 साल पहले ये एक ऐसे इंपैक्ट का ग्राउंड जीरो था जिससे यहां 550 फीट गहरा क्रेटर बन गया। यह है मीटियोर क्रेटर। ये सच में कमाल का एक्सपीरियंस है। ऐसे किसी क्रेटर के किनारे पर खड़े होना, इतनी बड़ी किसी चीज को अपनी आंखों से देखना, इसके सामने छोटा महसूस करना और ये समझना कि इतने सारे पत्थरों को तोड़ने में आखिर कितनी सारी एनर्जी लगी होगी। जिस मीटियोर की वजह से ये क्रेटर बना था वो यहां एक हाइड्रोजन बॉम्ब की पावर के साथ लैंड हुआ था। पर वो मीटियोर सिर्फ 135 फीट चौड़ा था। मीटियोर क्रेटर से हमें यह समझने में मदद मिली कि कैसे तेज रफ्तार एक छोटे से प्रोजेक्टाइल को जानलेवा बना सकती है। वो एस्ट्रॉइड लगभग 43,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। ये एक राइफल से निकलने वाली बुलेट की मजल वेलोसिटी का 10 गुना है। वो सतह से जा टकराया और एक बड़ा धमाका हुआ और उस एक्सप्लोजन से यहां पर एक क्रेटर बन गया। उस टकराव से आसपास का मजबूत पत्थर मिट्टी में बदल गया और बाहर की तरफ एक बहुत शक्तिशाली शॉक वेव निकली। आज यहाँ हवा बहुत तेज है, लेकिन ये शॉक वेव के मुकाबले कुछ भी नहीं है। यहाँ आसपास हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवा आई होगी जब शॉक वेव बाहर की तरफ गई होगी। वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट किया कि हर सेंचुरी में पृथ्वी पर ऐसे एस्टेरॉयड के आने की संभावना 20% है।
अगर ऐसा एस्टेरॉयड आज पृथ्वी पर गिरता है तो एक पूरा शहर तबाह हो जाएगा। पर कैथी की रिसर्च से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। हमारा मानना है कि ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम एस्ट्रॉइड को अर्थ से टकराने से रोक सकते हैं। लॉस एलमोस, लिवरमोर और बाकी जगहों में मैं और मेरे कोलीग्स सुपर कंप्यूटर पर कंप्यूटर मॉडल्स की मदद से बहुत ही प्रिसाइज सिमुलेशन रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा आइडिया सही है और कौन सा नहीं है, और फिर उसे हमारी गवर्नमेंट को पेश कर सकते हैं कि देखिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि ब्रूस विलिस के तरीके से बेहतर है। किसी भी गृह रक्षक के पास सबसे घातक हथियार हो सकता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब। इस तरह से एस्टेरॉयड में विस्फोट करना एक बड़ी भूल होगी। इसमें अर्थ पर कई छोटे मीटियोरॉइड्स के गिरने का जोखिम है। पर कैथी की टीम ऐसे प्लान्स पर काम कर रही है जिससे इस खतरे से बच सके। वो एक न्यूक्लियर वेपन की मदद से एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करना चाहती हैं। मेरी स्टडी में एक टॉपिक है न्यूक्लियर डिफ्लेक्शन। कुछ मामलों में और शायद भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स को अर्थ से दूर करना पड़े, और उन बड़े ऑब्जेक्ट्स को अर्थ से दूर करने के लिए हमें एक न्यूक्लियर डिवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है हम एक न्यूक्लियर डिवाइस लॉन्च करें, उसे उस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर डेटोनेट करें, जिससे उसकी वेलोसिटी थोड़ी बदल जाएगी। एक न्यूक्लियर डिवाइस को एस्टेरॉयड के पास डिटोनेट करने से उसका कुछ सरफेस नष्ट हो जाएगा और एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाएगी। लेकिन स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स फायर करना किसी की भी पहली पसंद नहीं है। न्यूक्लियर डिफ्लेक्शन यूज करने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती है जिनमें उस वक्त इसे इस्तेमाल करना ही एकमात्र ऑप्शन हो और ये टेक्नोलॉजी ही कारगर हो, पर उम्मीद है भविष्य में हमारे पास ऐसे और तरीके हों जिनके इस्तेमाल करने में राजनीतिक रुकावट न आए। हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द बिना किसी न्यूक्लियर हथियार के एक एस्टेरॉयड डिफ्लेक्ट करने का तरीका खोजना चाहते हैं। हम एस्टेरॉयड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं, और हम ये सीख रहे हैं कि अर्थ पर होने वाले इम्पैक्ट के बुरे असर को कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, इस खतरे को समझने और इसे होने से रोकने के लिए सबसे पहला कदम होगा एस्टेरॉयड को ढूंढना। और सिर्फ बड़े एस्टेरॉयड्स ही नहीं जो सब कुछ तबाह कर सकते हैं, बल्कि छोटे भी आपके शहर को तबाह कर सकते हैं। एरिजोना के पहाड़ों में कैटलीना स्काई सर्वे में एस्टेरॉयड हंटर ग्रेग लेनर्ड इस सर्च को लीड कर रहे हैं। आज रात इस दुनिया की खातिर हम इस टेलीस्कोप से इस पहाड़ को देख रहे हैं। आसमान के एक ही हिस्से की 20 मिनट के अंतराल पर ली गई 4 इमेजेस को कंपेयर कर ग्रेग तारों के बीच छुपे एस्टेरॉयड को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इन इमेजेस में एस्टेरॉयड्स तो अपनी पोजीशन से मूव करते हैं लेकिन स्टार नहीं। अगर वो ब्राइट एस्टेरॉयड है तो हमें चारों इमेजेस में लाइट के ब्राइट पॉइंट्स नजर आएंगे। कामयाबी पाने से पहले कई नाकामियों से गुजरना पड़ता है और हर रात की तरह आज भी वैसा ही होगा। ये देखिए, ये एक असली ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं ये आसमान में लोअर राइट से अपर लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो आज रात हमने एक एस्टेरॉयड ढूंढ निकाला है और ये ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी के एयर स्पेस के काफी करीब आ रहा है। ग्रेग की रिसर्च के मुताबिक ये 100 फीट का एस्टेरॉयड पृथ्वी से करीब 6,30,000 मील पास आ सकता है। ये चांद तक की दूरी का लगभग 3 गुना है और भविष्य में इस एस्टेरॉयड का ऑर्बिट अर्थ के पास आ सकता है, शायद हमसे टकरा भी जाए। अगर ऐसा होता है तो हमें तैयार रहना है। जितनी जल्दी हम उसे देख पाएंगे
उतनी जल्दी उसका रास्ता बदल पाएंगे। स्पेस बहुत बड़ा और पृथ्वी बहुत छोटी है और एस्ट्रॉइड बहुत दूर से हमारे पास तक आएगा। अगर हम उसे बस थोड़ा सा पुश करें, उसके रास्ते में बस एक हल्का सा बदलाव कर दें, तो जब तक वो पृथ्वी के रीजन तक पहुंच पाएगा वो हमें पूरी तरह से मिस कर देगा। ऐसा करने के लिए हमें एस्टेरॉइड को उनकी ट्रेजेक्टरी से मूव करना होगा। ये बिल्कुल गोल्फ की तरह है। अगर आपने गोल्फ क्लब को स्विंग करने में सिर्फ 1 डिग्री की भी चूक की तो आप बॉल को पूरी तरह मिस कर देंगे। अब यही बात एस्टेरॉइड्स पर लागू करते हैं। वक्त के साथ साथ ये स्पेस रॉक्स एस्टेरॉइड बेल्ट में अपने घर को छोड़ सकते हैं और 3 करोड़ मील दूर पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन अगर गृह रक्षक किसी खतरनाक ऑब्जेक्ट के रास्ते को 1 डिग्री के 10वें भाग से भी बदल दें तो वो पृथ्वी को पूरी तरह मिस कर देगा। और वैज्ञानिकों ने इसे करने का एक डायरेक्ट तरीका ढूंढ निकाला है। एक फुटबॉल गेम में अगर कोई डिफेंस टीम में क्वार्टरबैक को एंड जोन में जाते हुए देखता है तो क्या करता है? बूम! वो उससे टकराकर उसका बैलेंस बिगाड़ता है, उसे रोकता है, उसे गिराता है। एस्ट्रॉइड के साथ भी यही करना है। तो अगर हम उसके पास कोई तेज रफ्तार वाली चीज भेजें और उससे हिट करें, जिसे हम काइनेटिक इम्पैक्टर कहते हैं, वो उससे तेजी से टकराएगा। उससे न सिर्फ एस्ट्रॉइड की वेलोसिटी बदलेगी बल्कि उसकी ट्रेजेक्टरी भी बदल जाएगी। साइंटिस्ट्स स्पेस में एस्टेरॉइड जैसे ऑब्जेक्ट को पहले भी रोक चुके हैं। 2005 में डीप इम्पैक्ट स्पेसक्राफ्ट टेम्पल 1 पर पहुंचा, एक कॉमेट जो मैनहट्टन के आधे साइज का था। इस स्पेसक्राफ्ट ने कॉमेट पर एक छोटा सा प्रोब भेजा। एक बुलेट की तरह वो टेम्पल 1 से टकराया, जिससे उसकी सतह से मटेरियल टूटकर अलग हो गया। काइनेटिक इम्पैक्टर्स पर रिसर्च जारी है। 2022 में डार्ट नाम का एक स्पेसक्राफ्ट एक एस्टेरॉइड से करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। मोमेंटम के उस ट्रांसफर से एस्ट्रॉइड की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, शायद थोड़ी सी, करीब 1 किलोमीटर पर आवर का एक छोटा सा फ्रैक्शन। पर 1 डिकेड में भले ही वो वेलोसिटी का चेंज बहुत कम है, पर उससे एस्ट्रॉइड की पोजीशन चेंज हो जाएगी और वो अर्थ को पूरी तरह हिट करने से मिस कर देगा। एक बड़े स्पेस रॉक का रास्ता बदलना सुनने में अजीब लगता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने यह पाया है कि स्पेस में ऐसा कई बार होता है। जब हाईवे पर ज्यादा ट्रैफिक होता है तो कई गाड़ियां लेन चेंज करती रहती हैं और कभी कभी उनमें टक्कर हो ही जाती है। बिल्कुल ऐसा ही एक सोलर सिस्टम में होता है। एस्टेरॉइड बेल्ट में भी ट्रैफिक बहुत बिजी है। एस्टेरॉइड्स एक दूसरे से जाकर टकराते हैं कई किलोमीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड से, और जब ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा तबाही हो ही जाती है। अगर शुरुआत में 2 एस्टेरॉइड्स टकरा गए तो अब अचानक आपके सामने होंगे 10 एस्टेरॉइड्स। वो फिर से टकराएंगे और फिर 100 एस्टेरॉइड्स बन जाएंगे, और अब आपके सामने होंगे 1000, 1 लाख या 1 करोड़ एस्टेरॉइड्स जो अर्थ से टकरा सकते हैं। इसमें से हर एक अलग अलग खतरा पेश करता है। अर्थ से उनकी दूरी, उनकी स्पीड और साइज उनके खतरे को भांपने में मदद करता है। हम किसी एस्ट्रॉइड के बारे में जितना जानेंगे, उससे बचने के लिए हम उतनी ही ज्यादा तैयारियां कर पाएंगे। हमारे लिए दुश्मन को जानना बहुत जरूरी है। हमें इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ तो जानना होगा, तभी उन्हें हम अपने रास्ते से हटा सकते हैं और शायद इस बड़े वाले खतरे को हम टाल सकते हैं। अब वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि एक एस्टेरॉइड की बनावट सबसे ज्यादा जानलेवा हो सकती है। एस्टेरॉइड की बनावट जानने से हम उसकी कमजोरियां जान सकते हैं। सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज की मरीना ब्रोजोविक वर्ल्ड वॉर 2 की टेक्नोलॉजी रेडार का इस्तेमाल कर रही है।
प्लैनेटरी रेडार बिल्कुल अब एयरपोर्ट रेडार की जैसा दिखता है। जैसे एक एयरपोर्ट रेडार प्लान्स को ट्रैक करता है, हम एस्ट्रॉइड्स को ट्रैक करते हैं जो कि हमसे हजारों और कभी कभी लाखों किलोमीटर्स दूर होते हैं। रेडार्स हमें ये भी बताते हैं कि एस्ट्रॉइड्स दिखने में कैसे हैं। हमें जानना है कि उनका साइज, उनका शेप और केमिकल कंपोजिशन क्या है। हमें उनके सरफेस पर जो नजर आ रहा है, सिर्फ उसके बेसिस पर हम एक स्पेसक्राफ्ट वहां तक नहीं भेज सकते। तो रेडार एक तरह से स्पेस मिशन की तरह है। रेडार उन एस्टेरॉइड्स को देखता है जो पत्थर के बने हैं, मेटल के बने हैं और उन्हें भी जो दोनों से बने हैं। इस जरूरी जानकारी से उनसे मुकाबला करने का तरीका खोजा जा सकता है। तो मेटालिक एस्टेरॉइड्स किसी नॉर्मल एस्टेरॉइड से कहीं ज्यादा डेंस होते हैं, तो एक बड़े आयन एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट किसी रॉकी एस्टेरॉइड से कहीं ज्यादा बड़ा और घातक होगा। जैसे एक मेटल कैनन बॉल अपने साइज के पत्थर से कहीं ज्यादा डैमेज करती है, वैसे ही मेटेलिक एस्टेरॉइड कहीं ज्यादा रॉकी एस्टेरॉइड से घातक होते हैं। पर अब वैज्ञानिकों ने यह खोजा है कि ज्यादातर एस्टेरॉइड तोपों के गोलों जैसे नहीं, बल्कि बड़ी कॉस्मिक बंदूक की गोलियों जैसे हैं। ज्यादातर एस्ट्रॉइड सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो असल में छोटे पत्थरों से बने हैं। उनके अंदर कई छोटे पत्थर हैं, चट्टानें हैं, ग्रेन्स हैं और कई रेत के कण हैं, और ये सब ग्रेविटी के साथ जुड़े हुए हैं। मलबे वाले एस्टेरॉइड्स जैसे पीनट शेप्ड इटोकावा एस्टेरॉइड्स के बीच हुए भीषण टकराव से बने होंगे। शुरुआत में इन टकराव का मलबा स्पेस में बिखर गया होगा। फिर ग्रेविटी से कुछ पत्थर एक साथ जुड़ गए होंगे। पत्थरों के ये टुकड़े असल में शेप और मास बदलकर सैटेलाइट बना सकते हैं या कुछ इंटरेस्टिंग शेप्स बना सकते हैं जो हम एस्टेरॉइड्स में कई बार देखते हैं। ये सुनने में अजीब सा लगे, लेकिन ढीले स्पेस रॉक्स हमारी रिसर्च का एक जरूरी हिस्सा है। जब हम एस्टेरॉइड्स पॉपुलेशन के बारे में जान रहे थे और हमने उन एस्टेरॉइड्स को देखा जो 10 मील चौड़े थे, तो हमने पाया कि उनमें से लगभग सभी एस्टेरॉइड्स बेल्ट की शुरुआत में हुए बड़े कॉलिजन्स के मलबे के दोबारा जुड़ने से बने थे। इन रबल पाइल एस्टेरॉइड्स की बनावट हमारे गृह रक्षकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। क्या हमारे साइंस हीरोज हमें इनसे बचा पाएंगे? अगर ऑब्जेक्ट मेटल का कोई सॉलिड पदार्थ है तो वो किसी इंपैक्ट से आए धमाके में बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करेगा, जबकि अगर वो बस एक मलबे का ढेर है जो ग्रेविटी से जुड़ा है तो सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी। वैसे तो वो बहुत डेलिकेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम सीधे जाकर उनसे टकरा नहीं सकते हैं। रबल पाइल एस्टेरॉइड्स में धमाका करना सूखे पत्तों के ढेर को उड़ाने जैसा होगा। हजारों छोटे पत्थर हर दिशा में बिखर जाएंगे। उन्हें प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकेगा और हो सकता है वो पृथ्वी की तरफ आने लगे। पर हमारे पास एक प्लान है। हिंसक बल इस्तेमाल करने की जगह हम ग्रेविटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसे टक्कर देने के घिसे पिटे तरीके की जगह हमें कुछ ऐसा चाहिए जो ज्यादा सेफ, बिल्कुल अचूक हो, और यही हम असल में ग्रेविटी की मदद ले सकते हैं। पत्थरों की ये रबल पाइल्स छोटी हैं, पर उनमें ग्रेविटी है। अगर हम वहां ऐसा प्रो भेजें जिसका मास शायद 1 टन हो, तो उसके पास भी ग्रेविटी होगी। ज्यादा तो नहीं, पर काफी होगी। अगर उसे हम एस्ट्रॉइड के पास भेजें तो उनके बीच आकर्षण को इस्तेमाल करके एस्ट्रॉइड को एक सेफ ऑर्बिट में भेज सकते हैं। तो हमें बस एस्टेरॉइड्स के पास अपना स्पेसक्राफ्ट पार्क करना होगा और उसे वहीं रखना होगा, इतना कि एस्टेरॉइड्स की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ ना खींच ले, और स्पेसक्राफ्ट की ग्रेविटी से एस्टेरॉइड को टो करके हमें वहां से उसे हटाना होगा। ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर इसकी फिजिक्स बहुत सिंपल है और हम ये कर सकते हैं।
पर ऐसा करने के लिए उनका हर एक मूव प्रिडिक्ट करना होगा। लगातार बदलते सोलर सिस्टम में ऐसा करना आसान नहीं है। हम उनके ऑर्बिट मेजर करते हैं और अभी तक वो हमें जैसे नजर आए उसके बेसिस पर उनका एक मैप बनाएंगे। हाँ, हम जानते हैं कि ये स्थिर नहीं है, गतिशील है, लगातार जगह बदल रहे हैं। एस्ट्रॉइड्स के साथ सिर्फ साइज मैटर नहीं करता, उन्हें रोकने के लिए उनकी डेंसिटी, उनका ऑर्बिट, उनकी स्पीड, सब कुछ समझना जरूरी है। टकराव से ये टुकड़े अब नए ऑर्बिट में जा सकते हैं। पर यहां एक और फैक्टर मौजूद है, गैस जायंट्स, जुपिटर की इमेंस ग्रेविटी। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मैसिव प्लैनेट है और वो एस्ट्रॉइड बेल्ट के ठीक बाहर है। उसकी ग्रेविटी ने एस्ट्रॉइड को खींचकर बदल सकती है। उनके ऑर्बिट्स इलिप्टिकल हो सकते हैं, जिससे वो अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करके सन की तरफ जा सकते हैं। जुपिटर से होने वाले असर को लाखों एस्टेरॉइड्स के जरिए समझना बहुत मुश्किल है। अब एस्टेरॉइड बेल्ट के सबसे बड़े मेंबर्स 300 मील चौड़े रॉक्स जैसे वेस्टा और पैलेस से। यह मुश्किल काम नामुमकिन बन गया है। जब हम एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो एक बहुत ही क्राउडेड स्पेस है जिसमें रॉक्स लगातार एक दूसरे से टकराते हैं, जैसे कि स्टार वॉर्स में कोई एयरक्राफ्ट हो जो अपने आप को बचाते हुए चल रहा हो क्राउडेड स्पेस में। पर असल में एस्ट्रॉइड बेल्ट इतना ड्रामेटिक नहीं है। इन मटेरियल्स के बीच काफी जगह है, लेकिन तब भी ये आपका स्पेसशिप पायलट करने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का मास होता है और हर मास की अपनी ग्रेविटी। इसका मतलब यह है कि हर एस्टेरॉइड अपने पास से गुजरने वाले दूसरे एस्टेरॉइड पर फोर्स एक्सर्ट करता है। वो एक स्लो मोशन केओस की तरह है। हमें नहीं पता कि वो सभी एस्ट्रॉइड्स आपस में किस तरह इंटरैक्ट करेंगे। लेकिन सिर्फ ग्रेविटी से ही ये अराजकता नहीं होती है। यह है बेनू नाम का एस्टेरॉइड। इसके 2700 में से 1 चांसेस हैं पृथ्वी से टकराने के। पिछले 18 सालों में यह अपने रास्ते से करीब 100 मील दूर हो चुका है और इसकी वजह है सन। तो एस्ट्रॉइड्स का ऑर्बिट चेंज कैसे हुआ? ये सोचना आसान है कि बड़े रॉक्स एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, एक दूसरे को ग्रेविटी से खींचते हैं, पर क्या ये ड्रामेटिक बदलाव सिर्फ सनलाइट की वजह से तो नहीं हो रहा है? लोग नहीं जानते कि लाइट का प्रेशर होता है। उसका प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता, तो जब आप सन को देखते हैं आप नीचे नहीं गिर जाते। लेकिन लाइट कुछ निश्चित साइज के ऑब्जेक्ट्स को डिफ्लेक्ट जरूर कर सकती है। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से बना होता है जिन्हें फोटॉन कहा जाता है। जब वे किसी एस्टेरॉइड से टकराते हैं तो वो थोड़ी मात्रा में गति और थोड़ी मात्रा में ऊष्मा उसे देते हैं। चलिए हम एक स्थिति की कल्पना करते हैं। यहाँ पर हमारा एस्टेरॉइड है। ये शायद 10 मील या फिर सिर्फ 1 मील चौड़ा हो सकता है, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। यहाँ हमारा एस्टेरॉइड है, ये वाला सूर्य है। ये एस्टेरॉइड इस तरफ से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य से निकलने वाली गर्मी से एस्टेरॉइड का ये चेहरा गर्म हो रहा है। यहाँ पीछे की तरफ अंतरिक्ष के ठंडे वैक्यूम का सामना करना पड़ता है। ये भाग बहुत ही ठंडा है। असल में ये आप छूकर भी अपने हाथों से महसूस कर सकते हैं। धूप से प्रकाशित होने वाली सनशाइन असल में स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड पोर्शन में उस गर्मी को फिर से री-रेडिएट करता है। एस्टेरॉइड के किनारे से वो सभी अवरत विकिरण एक तरह से छोटे रॉकेट मोटर की तरह काम करता है। ये असल में एस्टेरॉइड को धक्का देता है। इसे यारकोव्स्की इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। ये एक धीमी प्रक्रिया है। एस्टेरॉइड को पृथ्वी पर कुछ अंगूरों के वजन के बराबर बल द्वारा धकेला जाता है। लेकिन जैसे ही बेनू सूर्य की परिक्रमा करता है वो एक तरफ गर्म हो जाता है जो उसे एक अलग ऑर्बिट में ले जाता है।
यारकोस्वी की प्रभाव वास्तव में एक समस्या है। यदि इन एस्ट्रॉइड पर केवल गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रहा होता तो हम भविष्यवाणी कर सकते थे कि सभी एस्ट्रॉइड और ग्रह कहाँ होंगे और हम भविष्य में कई वर्षों तक इन एस्ट्रॉइड की ट्रेजेक्टरी का पता लगाने में सक्षम होंगे। लेकिन यारकोस्वी के प्रभाव के साथ ये वास्तव में इसे इन तरीकों से बदलता है जिनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि एस्ट्रॉइड कितना अंधेरा है, चाहे वो घूम रहा हो, उसका आकार कैसा हो। इसलिए एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट को भविष्य में भविष्यवाणी करने के लिए और अधिक कठिन बना देता है। जबकि सूर्य की ऊर्जा का ये री रेडिएशन असल में एक छोटे से प्रभाव की तरह लगता है। ये कुछ ऐसा है जैसे लाखों या कभी कभी अरबों वर्षों में जुड़ जाता है, जहां सूर्य की ऊर्जा को री रेडिएशन करके ये सभी छोटे थ्रस्ट असल में एस्टेरॉइड की ऑर्बिट को बदल सकते हैं, उसे बढ़ाना या कम करना ताकि एस्टेरॉइड बेल्ट में बह जाएं। पृथ्वी पर जब एक छोटे से परिवर्तन का नाटकीय परिणाम होता है तो हम इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। तो अर्जेंटीना में पंख फड़फड़ाने वाली एक तितली प्रशांत महासागर में तूफान पैदा कर सकती है। अब एस्ट्रॉइड्स में लागू तितली प्रभाव ये है कि एक एस्ट्रॉइड में एक छोटी सी गड़बड़ी समय के साथ बढ़ सकती है। और अगर आप सोचते हैं कि आज एक एस्ट्रॉइड कहाँ है और ये 10 वर्षों में कहाँ होगा, 100 वर्षों में कहाँ होगा, तो गड़बड़ी और बड़ी हो जाती है। यारकोव्स्की इफेक्ट बेनू जैसे एस्टेरॉइड्स की गति की भविष्यवाणी करना और भी कठिन बना देता है, लेकिन ग्रह रक्षकों की प्रतिभा भी असाधारण है और वे अपने शस्त्रागार के लिए एक नया हथियार बनाने के लिए यारकोव्स्की इफेक्ट का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। यारकोव्स्की इफेक्ट, जिसके बारे में हम जानते हैं, एस्टेरॉइड्स के ऑर्बिट को काफी बदल सकता है। ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसका इस्तेमाल हम खुद एस्टेरॉइड को मूव करने के लिए करते हैं। अगर हम सन द्वारा एस्टेरॉइड को गर्म करने के तरीके को बदल सकते हैं, उसका रंग बदलकर, आकार बदलकर, तो हम उसे गर्म कर सकते हैं और इस तरह हम उसके ऑर्बिट को बदल सकते हैं। अगर वैज्ञानिक किसी एस्टेरॉइड पर उपग्रह भेज सकते हैं तो वो ताप प्रभाव को बढ़ाने या घटाने के लिए काले या सफेद रंग का उपयोग कर सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया में वैज्ञानिकों की एक टीम उच्च तकनीकी समाधान पर काम कर रही है। वो डी स्टार नामक स्पेस बेस्ड लेजर का उपयोग करके यारकोव्स्की इफेक्ट से बेहतर करने की कोशिश कर रही है। मान लीजिए कि हम एक एस्ट्रॉइड देखते हैं जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। हम एस्ट्रॉइड को खत्म करने के लिए अंतरिक्ष लेजर का उपयोग कर सकते हैं। आप सतह सामग्री को वेपराइज करते हैं, ये गैस में बदल देता है जो बहुत तेजी से फैलती है और ये रॉकेट की तरह काम करती है, और इसलिए आप इसका उपयोग एस्ट्रॉइड को सुरक्षित पथ पर ढकेलने के लिए भी कर सकते हैं। एस्टेरॉइड से लड़ने वाले हमारे ग्रह रक्षकों के लिए अंतरिक्ष लेजर एक और शक्तिशाली हथियार है। अब उनके पास ग्रेविटी ट्रैक्टर्स, काइनेटिक इंपैक्टर्स और न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने जिन एस्ट्रॉइड्स का जिक्र यहाँ किया है वे सभी तकनीकी रूप से संभव हैं। यहाँ परेशान करने वाली बात यह है कि उनमें से कोई भी अभी जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी प्रलय खत्म करने का सही वक्त नहीं है। हमने पिछले कुछ सालों में काफी कुछ हासिल किया है, लेकिन असल में हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। शायद अगले 15 सालों में हम वहां तक पहुंच जाएं। एरिज़ोना 2 जून 2016। एक 5 फीट चौड़ी चट्टान पृथ्वी की ओर आती है। ये 40,000 मील घंटे से ज्यादा की गति से आगे बढ़ रही है और जैसे ही ये और करीब आती है ये आकाश को रोशन करती है। सुबह सुबह एक एस्ट्रॉइड राइफल बुलेट की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में आया। एक आग का गोला था जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उस आग के गोले को देख रहे नासा की जमीन पर लगे कैमरों को जलाने के लिए ये काफी था। एस्टेरॉइड इंपैक्ट से कुछ ही सेकंड दूर है और बड़ी क्षति हो सकती है। लेकिन एस्टेरॉइड कभी जमीन पर आया ही नहीं। पर क्यों? कम से कम छोटे एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट के खिलाफ हमारे पास एक प्राकृतिक बाधा है और मैं आपको एक हिंट देता हूं कि वो क्या है।
हमारे चारों ओर की हवा असल में अंतरिक्ष से खतरे के बचाव के लिए बहुत कठिन लगती है, लेकिन असल में एटमॉस्फेयर एस्टेरॉयड के खिलाफ रक्षा की अंतिम पंक्ति है। हमारे ग्रह रक्षक एक दिन हमें एटमॉस्फेयर हमलों से बचाने के लिए तैयार होंगे। तब तक हमें पृथ्वी की अपनी रक्षा प्रणाली पर निर्भर रहना होगा, जो है एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर एक ढाल की तरह काम करता है, क्योंकि अंतरिक्ष की चट्टानें हर दिन पृथ्वी पर आती हैं। उनमें से कुछ छोटी होती हैं, उनमें से कुछ बड़ी होती हैं, लेकिन होता यह है कि जैसे ही वो तेज गति से वातावरण में प्रवेश करती हैं, फ्रिक्शन उन्हें जला देता है। भले ही एटमॉस्फेयर की ऊपरी परतें अंतरिक्ष के वैक्यूम की तुलना में बहुत पतली हैं, लेकिन वो बेहद घनी हैं। क्योंकि चट्टानी एस्टेरॉयड एटमॉस्फेयर से टकराते हैं, फ्रिक्शन और वायु दाब उन्हें 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा तक गर्म कर सकते हैं। एस्टेरॉयड जितना बड़ा होगा, उसे जलने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा, और इन बड़ी चट्टानों के लिए प्रभाव नाटकीय हो सकते हैं। यदि कोई चट्टान इतनी बड़ी है कि वो बहुत जल्दी नहीं जलती, तो हम उसे बोलाइट कहते हैं, और जैसे ही ये एटमॉस्फेयर से गिरता है, ये शानदार शो बनाता है जिसे फायरबॉल कहते हैं। फरवरी 2013 में रूस के चेलियाबिंस्क शहर में एक आग का गोला गिरा था, जब एक 60 फीट चौड़ी अंतरिक्ष चट्टान आसमान से आई थी। यह एस्टेरॉयड एक स्कूल बस से भी बड़ा था और इसकी रफ्तार 11 मील प्रति सेकंड थी। ये बहुत ही गर्म हो गया, छोटे टुकड़ों में टूट गया और फिर वो टुकड़े वातावरण में आ गए। जब इस चट्टान की गति की उस विशाल ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में परिवर्तित किया गया तो उसमें विस्फोट हो गया। चेलियाबिंस्क मीटियोर 100 से ज्यादा वर्षों में एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक वस्तु है। यह 30 परमाणु बमों की शक्ति से पृथ्वी की सतह से 12 मील ऊपर फट जाता है। विस्फोट में 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए और 7000 इमारतों को नुकसान पहुंचा। लेकिन अगर हमारा वातावरण सुरक्षा के लिए तैयार नहीं होता, तो परिणाम और भी बुरे हो सकते थे। जैसा कि ग्रह वैज्ञानिक मीनाक्षी वाधवा ने प्रदर्शित किया, घटना से छोटे बचे हुए टुकड़ों का विश्लेषण किया। ये चेलियाबिंस्क मीटियोराइट के टुकड़े हैं। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे पथरीले उल्कापिंड असल में एटमॉस्फेयर में ऊंचे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और छोटे छोटे कंकड़ या पत्थरों की बौछार के रूप में गिरते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े जब पृथ्वी से टकराते हैं तो उनमें उतनी ताकत नहीं होती है और वो एक बड़ी उल्कापिंड जितना विनाश नहीं करते। समस्या यह है कि हमारा वातावरण हमें लगभग 100 फीट चौड़े चट्टानी और मलबे के ढेर वाले एस्टेरॉयड से ही बचा सकता है। और विचार करने के लिए कुछ और भी खतरनाक है, मेटालिक एस्टेरॉयड। धातु की वस्तुएं इतनी आसानी से टूटती नहीं है और ना ही इतनी आसानी से बिखरती हैं। वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और मजबूत है, इसलिए वो वातावरण में इतनी आसानी से टूटती नहीं। तो पृथ्वी के लिए इसके परिणाम कितने अलग हैं? अगर एक चट्टानी या मलबे वाला एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो ये जमीन तक नहीं पहुंच पाएगा। एक एस्टेरॉयड जो करीबन 100 फुट की दूरी पर है वो आकाश में ही ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 100 फुट का मेटालिक एस्टेरॉयड आ जाए तो आपके पास संभलने के लिए समय नहीं होगा। ये एटमॉस्फेयर की ऊपरी सतह से टकराएगा और फिर 1 सेकंड के बाद जमीन से टकराएगा, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, जिससे एक गड्ढा बन जाएगा जो करीबन 1 मील का होगा। सारी इमारतें खंडहर में बदल जाएंगी और लाखों लोग मारे जाएंगे बाहर निकलने वाली शॉक वेव से। और उसके बाद थोड़े ही वक्त में धूल की एक परत नीचे गिर रही होगी। मेटालिक एस्टेरॉयड एटमॉस्फेयर से टकराता है क्योंकि फ्रिक्शन और वायु दाब के लिए इसे पूरी तरह से तोड़ना बहुत कठिन है। तो ये एक विनाशकारी विस्फोट में जमीन पर गिर जाता है। मेटालिक एस्टेरॉयड हमारे ग्रह रक्षकों के सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं।
लेकिन अगर स्थितियां ठीक हैं तो अभी भी मौका है कि वातावरण हमें इनमें से कुछ राक्षसी एस्टेरॉइड से बचा सकता है। तालाब पर पत्थर उछालने की तरह ये अपनी एंट्री के एंगल पर निर्भर करते हैं। अगर हम नजर डालें, समझो ये पत्थर एक एस्ट्रॉइड है, हमारी तरफ आ रहा है। अगर ये बहुत ही स्टीप एंगल से आ रहा है तो बस यही होगा। पर अगर हम लकी होते हैं तो शायद ये एक शैलो एंगल पर आ सकता है, तो ये असल में हमारे वायुमंडल से उछलकर वापस अंतरिक्ष में जाएगा। उसी फिजिक्स ने जिम लॉवेल को अपोलो 13 कैप्सूल को सुरक्षित रूप से वातावरण में लाने में मदद की। यदि उसकी एंट्री का एंगल बहुत शैलो होता तो कैप्सूल वापस अंतरिक्ष में चला जाता। लेकिन असल में पृथ्वी के पास एक और बिल्ट इन डिफेंस है। हम एक एस्टेरॉइड को जानते हैं जो वायुमंडल से टकराया और जिससे डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन शोध दिखा रहा है कि हमारा ग्रह उन्हें बचा सकता था। डायनासोर्स बहुत बदकिस्मत थे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे वायुमंडल से बाहर हो जाता है तब भी हमारे पास रक्षा के लिए कुछ और है। हमारे ग्रह रक्षक संभावित विनाशकारी एस्टेरॉइड को मोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, लेकिन जब तक उनका शस्त्रागार पूरा नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी की अपनी रक्षात्मक रणनीति होगी। एक बात तो तय है कि हम फिर किसी एस्टेरॉइड या कॉमेट की चपेट में आ जाएंगे। ये लाखों वर्षों तक नहीं हो सकता, लेकिन जरूर होगा। और उस दिन वो चीज जो एक बहुत ही बुरे दिन और एक वैश्विक तबाही के बीच का अंतर तय करेगी, वो है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। पृथ्वी के कुछ क्षेत्र असल में किलर एस्टेरॉइड द्वारा किए गए नुकसान को कम कर सकते हैं। हमें यह कैसे पता? डायनासोर से। 650 लाख साल पहले डायनासोर का दिन बहुत ही खराब था। क्षुद्र ग्रह से उसका सफाया होना एक दुर्भाग्य था। हमें लगा कि हम पूरी कहानी जानते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया है। यदि एस्टेरॉइड कुछ ही मिनटों बाद पृथ्वी से टकराया होता तो डायनासोर आज भी इस ग्रह पर होते। पर कैसे? यह ऑब्जेक्ट सीधा युकेटन पेनिनसुला से टकराया, जिससे एक अविश्वसनीय सुनामी आई जिसने उत्तरी अमेरिका में बाढ़ ला दी, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे सल्फेट को हवा में उछाल दिया। 6 मील चौड़ा एस्टेरॉइड उथले समुद्रों में उतरा, जो अब मैक्सिको की खाड़ी में है। इसने चट्टानों और महाद्वीपीय शेल्फ के समुद्री तल को वेपराइज कर दिया। इंपैक्ट से वातावरण में खरबों टन गैस आ गई, जिससे भयावह जलवायु परिवर्तन शुरू हो गया। पृथ्वी पर 70% जीवन विलुप्त हो गया, जिसमें डायनासोर भी शामिल थे। ये एक बहुत ही दुखद बात है कि उस इम्पैक्ट के हिट होने पर पृथ्वी थोड़ा सा घूमती तो वो गहरे समंदर में होती, और वो सब वेपोराइज चट्टानें और सल्फर नहीं होता। हमारा ग्रह 1000 मील प्रति घंटे की गति से घूमता है। पृथ्वी की सतह का 70% भाग महासागर से ढका हुआ है, और थोड़ी सी किस्मत से डायनासोर विनाशक गहरे पानी में गिर सकता था। अगर ये कहीं और टकराता तो शायद ये एक बड़ा स्प्लैश होता जो निश्चित रूप से विनाशकारी होता, लेकिन उतना नहीं जितना कि डायनासोर को मारने वाला था। और अगर डायनासोर नहीं मारे जाते तो आज हम ये शो नहीं कर रहे होते। डायनासोर को मारने वाले एस्टेरॉइड ने हम मैमल्स को पृथ्वी पर कब्जा करने का मौका दिया। खुशकिस्मती से यह विशाल एस्टेरॉइड हर कुछ मिलियन वर्षों में केवल एक बार हमला करते हैं।
लेकिन हर 2000 साल में एक फुटबॉल मैदान के आकार की चट्टान पृथ्वी से टकराती है। क्या होगा यदि इन छोटे और सामान्य एस्टेरॉयड में से एक समुद्र से टकरा जाए? जब आप पैसिफिक ओशन के बारे में सोचते हैं तो कोस्ट लाइन याद आती है। वहाँ आसपास रहने वाले लोगों पर खतरा मंडराते रहता है। पृथ्वी की अधिकांश सतह महासागर है, इसलिए किसी एस्ट्रॉयड के समंदर से टकराने की संभावना बहुत अधिक है। सवाल ये है कि आखिर सुनामी का खतरा कितना है? वैज्ञानिकों ने मॉडल बनाया है कि अगर कोई एस्टेरॉयड समुद्र में अलग अलग जगहों से टकराता है तो क्या होगा। अलग अलग कंपोजिशंस, महासागरों की गहराई, अलग अलग एंगल्स ऑफ एंट्री के साथ इसे 3 डायमेंशंस में स्टडी किया गया है और ये पता चला कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ असल में हमें बचाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक अंडर वाटर लैंड मास है जो कोस्ट से 50 मील दूर तक मौजूद है। इसलिए जब एक सैकड़ों फीट चौड़ा एस्टेरॉयड गहरे समुद्र में टकराता है तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का उथला समुद्र सुनामी को जमीन से टकराने से पहले ही ढहने के लिए मजबूर कर सकता है। ऐसा लगता है कि समुद्र हमारे साथ है। गहरे समंदर के लिए हम सोचते थे कि 400 फीट से छोटे एस्ट्रॉयड, जो कि काफी बड़े हैं, सुनामी का खतरा नहीं ला सकते, इसलिए हमें उनकी उतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं जितना हम सोचते थे। पानी का वो उथला हिस्सा असल में आने वाली किसी भी सुनामी को रोक सकता है। इसलिए हमारे ग्रह में रक्षा तंत्र है और हमारे वैज्ञानिक ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जो लड़ाई को एस्टेरॉयड तक ले जाएगी। उन्हें जरूरत है वक्त की। एस्ट्रोनॉमी दुनिया को बचा सकता है क्योंकि हम उन सभी एस्ट्रॉयड की तलाश में हैं जो किसी दिन पृथ्वी से टकरा सकते हैं। यदि हम उन्हें ढूंढते हैं तो हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को समाप्त होने से बचा सकते हैं। अगर हमारे पास चेतावनी का समय है तो हमारे पास समस्या के बारे में सोचने, उसके बारे में योजना बनाने और असल में टेक्नोलॉजीज डेवलप करने का भी समय हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एस्टेरॉइड्स को हटाने के लिए वक्त इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। अभी हम सर्वनाश को पूरी तरह से रोकने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन एक ग्रह सुरक्षा टीम के साथ जल्द ही हमारे पास लड़ाई का मौका होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि जैसे कि एस्ट्रोनॉमर का सबसे बुरा सपना क्या है, तो ये एक एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट है। ये थोड़ा पर्सनल है ना? ये यहीं पृथ्वी पर हो रहा है। ये हमारे लिए एक चुनौती है और इसीलिए हम इसे रोकना चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि हम असल में उन्हें हटाने में सक्षम होने की कगार पर हैं। काम लगभग हो गया है, हमें बस इसे आगे बढ़ाना है। जब भी किसी साइंस फिक्शन फिल्म में ये वैश्विक खतरा होता है, लोग पृथ्वी को बचाने के लिए वैज्ञानिकों की मदद लेते हैं। वैसे ये साइंस फिक्शन के सच होने के एग्जाम्पल्स में से एक है। सवाल ये है कि इंसानों के तौर पर सोलर सिस्टम को खोजने, तलाशने और समझने की हमारी इच्छा क्या है। जब आप एस्ट्रॉइड्स के बारे में सोचते हैं तो ये और जरूरी हो जाता है। हमें आसमान को स्कैन करते रहना होगा। पृथ्वी की रक्षा के लिए हमें वैज्ञानिक बने रहना होगा।